माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रालय समिति की बैठक, आप बैठ जाइए, बोल बहस का। माननीय सदस्यगण, पहले मेरी बात सुनिए। अभी सब समय पर उठाइएगा, समय पर उठाइएगा, समय पर। माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज प्रथम पाली की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे। समय पर उठाइएगा, समय पर बैठिए। ये सब गलत बात है, सब रखिए। जीरो आवर काहे के लिए होता है? जीरो आवर में उठाइएगा, गलत बात है। अब प्रश्नोत्तर काल होंगे, अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, आप जीरो आवर में उठाइएगा, जीरो आवर में। महबूब जी, जीरो आवर में उठाइएगा। एक बैनर हटाइए, बैनर हटाइए, बैनर। आपको समय देंगे, जीरो आवर में उठाइएगा, आराम से बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा, अपनी बात अब जीरो आवर में, उसके लिए समय निर्धारित है। ठीक है, जीरो आवर में आप उठाइएगा। अब बैठ जाइए महबूब जी, जीरो आवर में समय देंगे, बैठ जाइए। जीरो आवर में समय देंगे। आप पहला ठीक है, जाइए, बैठिए। अच्छा, बैठिए ना। ठीक है, बोलिए। कुछ नहीं करना है। समय पर उठाइएगा ना, समय पर उठाइएगा, देंगे समय। कोई बात नहीं सुनी जा रही है, वेल में बोल। देखिए, अभी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप समय पर उठाइएगा, समय पर उठाइएगा। श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य श्री संजय सराफ जी, आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप कृपया बैठ जाएं। हम समय बोलने का समय देंगे आपको, हम बोलने का समय देंगे, आप बैठिए ना। बोलने के लिए समय देंगे, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिला हुआ है अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय 10 लाख से ऊपर छात्र अभी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं। यह सरकार का आंकड़ा है। जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थाएं हैं 12,000, इसके अलावा भी
कई हजार कोचिंग संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो सरकार जो है 10 लाख बच्चे जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। शिक्षा विभाग। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो कदम उठा रही है उसका इसमें विवरण दिया हुआ है। जो हम योग्य शिक्षक बहाल करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां कर रहे हैं। दूसरे जो नवनियुक्त अध्यापक होते हैं उनको हम SCERT से उनका ट्रेनिंग भी कराते हैं। और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, वो अब धीरे धीरे कसा रहे हैं। चलिए, अब जाइए ना, आपका सुनने जा रहे हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद। सरकार का जवाब आया अध्यक्ष महोदय। सरकार का कहना है कि शिक्षकों को हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो आधारभूत संरचना है, आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, अच्छी बात अध्यक्ष महोदय, होना भी चाहिए। लेकिन जो विद्यालयों में आधारभूत संरचना है, मैं केवल एक विद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय उत्क्रमित +2 मध्य विद्यालय मब्बी है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी है, मध्य विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, +2 भी है। लेकिन मात्र 3 कमरे अध्यक्ष महोदय। जब तक आधारभूत संरचना मजबूत नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, ये 4 विद्यालय 3 कमरे में कैसे पढ़ाई होगा अध्यक्ष महोदय। और नहीं अगर जगह रहेगी नहीं, और वहां जमीन भी उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय। ऐसे हजारों विद्यालय पूरे राज्य में है, भवन का घोर अभाव, और 4-4 स्थलीय विद्यालय चल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे अध्यक्ष महोदय। तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ इस पे जवाब देंगे कि कब तक ये हजारों विद्यालय, मैं तो एक उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय, 4 विद्यालय उसमें चल रहे हैं, कमरे 3 सरकार के बगल में। और मैं कई बार पत्र लिखा, 2 प्रधान सचिव से मिला, माननीय मंत्री से मिला। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये आधारभूत संरचना भवन का निर्माण जो है कब तक हो जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैंने अपने उत्तर में ये बताया है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है योग्य शिक्षकों की। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि हम शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से करेंगे, ये इस पद्धति से शिक्षक नियुक्त होके आज बिहार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंच चुके हैं। और उनके द्वारा जो पढ़ाई हो रही है इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और माननीय सदस्य ने जो कहा है यह सही है कि हमने जो मध्य विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिसको +2 विद्यालय भी कहते हैं, उसमें जो हमने उत्क्रमण किया है वहाँ सब जगह अभी पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध नहीं हो पाए। और शायद माननीय सदस्य अवगत होंगे कि इन विद्यालयों में जो उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं उनमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था के लिए ही
सरकार ने 7,000 करोड़ से भी अधिक की योजना स्वीकृत की है और उसमें चरणबद्ध तरीके से उन उत्क्रमित +2 विद्यालयों में भवन की उपलब्धता कराई जा रही है। और महोदय जहां तक इन्होंने किसी खास विद्यालय की बात की है वो अलग से लिख के दे देंगे, हम उसको दिखवा लें। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तुतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में विगत 5 वर्षों में औसतन 10.6 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंतर स्नातक पाठ्यक्रमों में 8,37,226 विद्यार्थी नामांकन ले चुके हैं। कुछ छात्र राज्य के बाहर भी नामांकन लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्नातक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु पूर्व से संचालित डिग्री महाविद्यालयों के अलावा निम्न कार्रवाई की जा रही है कि 9 सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए हैं। महोदय, सरकार ने पिछले ही समय सदन में घोषणा की थी कि सबसे पहले हम अगर कोई ऐसे अनुमंडल हैं जिसमें एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हम वहां प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे। और सरकार ने उस निर्णय के तहत 9 जगह 9 अनुमंडल जहां पे एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं थे, हम लोगों ने उसमें महाविद्यालय खोले हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे जहां नहीं है वहां भूमि की उपलब्धता होते जा रही है, वहां हम लोग महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके से महोदय कि निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है और सरकार उनका सर्वेक्षण आकलन करा के उनको भी मान्यता देती है। और इस क्रम में अभी तक 7 निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। महोदय, राज्य सरकार के प्रयास से राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं एवं तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य सरकार महाविद्यालयों को संबद्धता भी प्रदान करती है, जिससे कि कोई अगर निजी क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, आवश्यक आधारभूत संरचना या उपस्कर वहां पर रखते हैं, योग्य शिक्षक रखते हैं, तो हम लोग उसको भी मान्यता देते हैं। महोदय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें से 3 संचालित हो रहे हैं। और महोदय, इस तरीके से हमने बताया है कि ये सब अतिरिक्त जो स्नातक में जाने वाले छात्र हैं, हमारे बिहार के मेधावी छात्र हैं, उनको आगे की पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ये सब कदम उठा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के लिए एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए काम कर रही है। मैं इनका इस अभियान का स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जातीय गणना का सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है, उसमें मात्र 13 करोड़ की आबादी में 80 लाख ही स्नातक हैं, जबकि 11 लाख प्रति वर्ष जो हमारे पास डेटा है उसे सरकार ज़्यादा बेहतर बताएगी कि इंटर में मात्र 11 लाख छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और इसका प्रतिशत मात्र 32 है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार राज्य में 101 अनुमंडल हैं और अभी सरकार ने तुरंत अपनी बात को कही है कि मात्र 9 अनुमंडल में ही
डिग्री कॉलेज की स्थापना हो पाई है। हो सकता है कि जो शहरी सदर अनुमंडल होंगे वहाँ पूर्व से महाविद्यालय हैं, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन शेष जो जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय से बाहर जितने भी अनुमंडल हैं उसमें सरकार कब तक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है। और साथ ही मैं एक और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिग्री कॉलेज की कमियां हैं, तो सरकार वित्त रहित जो जितने हमारे कॉलेज हैं, सरकार ने तो इंटर की पढ़ाई प्रत्येक पंचायत में भी प्रारंभ कर दी है और इसके यह एक स्वागत योग्य है, लेकिन जितने वित्त रहित कॉलेज हैं वहाँ संसाधन भी है, शिक्षक भी हैं। क्या अब उन सारे विद्यालयों को डिग्री के स्तर की पढ़ाई के लिए उसका अधिग्रहण करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने दो बिंदुओं पर जानना चाहा है कि एक तो 9 ही महाविद्यालय हम लोगों ने खोले हैं, 9 हम लोगों ने वैसे अनुमंडल में खोला है जहां पहले से नहीं थे। और उन्होंने सही कहा है कि 101 अनुमंडल हैं अपने यहाँ, और जब वैसे अनुमंडलों को चिन्हित किया गया जहां एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, तो इसमें 18 अनुमंडल आए थे और 18 में 9 में हो चुका है, और बाकी जिन जगहों पर अभी विलंब चल रहा है वो सबसे अधिक भूमि की अनुपलब्धता के कारण है। हम तो माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी सदस्य अपने अपने इलाके, अपने अपने अनुमंडल में देख लें कि जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ जो भूमि उपलब्ध करा के दे देंगे तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने इंटर कॉलेज की बात कही है, तो जो डिग्री कॉलेज के रूप में संबंधन देने की भी न्यूनतम अर्हताएं सुनिश्चित है, उस पर अगर वो पूरा करेंगे तो हम लोग जरूर विचार करें। माननीय सदस्य डॉक्टर राम मनोज प्रसाद। में भूमि उपलब्ध कराएं तो हम डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देंगे। मैंने तो दिया है महोदय, अब उसको और किस फॉर्मेट में देना है मंत्री जी उसको बता देंगे। हम तो जमीन दे रहे हैं, पूरे तौर पर सफिशिएंट जमीन दे रहे हैं। मंत्री जी अगर ये कहें तो मैं फिर से लिख करके दे दूंगा, फॉर्मेट वो बता दे कि इस फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि मैंने बार बार ये अपील करते रहा। ठीक है। मैंने बार बार अपील करते रहा कि हमारा क्षेत्र बॉर्डर पर है महोदय यूपी के, और वहां से 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय है, और बच्चों को इंटर पास करने के बाद बहुत परेशानी होती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, बैठिए बैठिए मंत्री जी। नहीं महोदय, मंत्री जी इस पर बोले, मंत्री जी इसका जवाब दे दें। चाहती है। सही कहा इन्होंने, भाई वीरेंद्र जी ने। हमने स्पष्ट रूप से यही कहा जो आपने दोहराया, और हम फिर दोहराते हैं। बीच में सत्यदेव जी तो पूरी पंक्ति पूरा लाइन सुनते नहीं हैं, आधा ही सुन के खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने अभी भी आपको हम बता रहे हैं कि पहला उसका हिस्सा सुनिए कि जिस अनुमंडल में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हमने ये कहा है, और अगर वैसे अनुमंडल में कहीं भी आप भूमि पर्याप्त उपलब्ध करा देते हैं तो सरकार जरूर खोलेगी। डॉक्टर राम मनोज जी, डॉक्टर राम मनोज जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन है राम मनोज जी का, समय का अभाव है 20 पर। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ। बोले राम मनोज जी। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो हमारे सवाल हैं उसी में हमने कहा है, जानना चाहा है कि आज के दौर में जहां पूरी दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। पूरक पूछिए। मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि ये दुनिया में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लागू भी हो रहा है। और हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी ने जो मापदंड तैयार किया हुआ है कि सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल हो, सभी में जो है कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से हो, लेकिन आज तक हमारे बिहार में 18.3% स्कूलों में ही वो आज तक उपलब्ध हो चुका है कंप्यूटर का। माननीय मंत्री ये बतलाना चाहेंगे कि बाकी के छोटे स्कूलों में कब तक ये उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय? हमारे तो उत्तर में ही इनके इस पूरक का उत्तर सन्निहित है। आपका उत्तर नहीं मिला है, हम लोग नेट पर देखते नहीं रहे, पढ़े, नहीं मिला अच्छा, है। तो हम बता, तब आप उत्तर सुने ही नहीं तो पूरक कैसे पूछने लगे? जब आप उत्तर नहीं पढ़े थे, वही तो हम कह रहे हैं, तो पूरक पूछ रहे थे। चलिए हम पढ़ देते हैं, उत्तर बता देते कि आप पूरक पूछिए। रामानुज जी, रामानुज जी आप बता, सुन लीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2021-22 में राज्य के 1987 प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा विभाग के पत्रांक 253 दिनांक 25/8/23 के द्वारा राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में 10 कंप्यूटर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20 कंप्यूटर लगाए जाने के लिए आदेश निर्गत है। वर्तमान में 4075 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है और वर्ष 2024-25 से शिक्षा विभाग द्वारा क्रमिक रूप से शेष सभी विद्यालयों में जो मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर युक्त लैब के अधिष्ठापन की योजना है। ये योजना है अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि उपलब्ध है, तो कितने प्रतिशत विद्यालयों में है? जो रिपोर्ट आई है एनसीईआरटी का, आज तक हमारे यहाँ 18.3% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। तब बाकी के जो बचे हुए हैं, मंत्री जी ने कहा कि योजना है, लेकिन मैं तो यही जानना चाहता हूं कि योजना है, कार्यन्वित वो कब तक हो जाएगा? ठीक, ये समय बताएं। हमने कहा कि 2024-25 में, और 2024-25 अगला ही वित्तीय वर्ष। माननीय सदस्यगण, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है ऑनलाइन, हम लोगों ने खोजा है, तो हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री इसका क्या जवाब दिए हैं, मेरे प्रश्न का हम जवाब जानना चाहेंगे। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। महोदय, भागलपुर से मिर्जा चौकी तक का मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण यह मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है और अधिसूचित नहीं हो पाने के कारण ही फिलहाल सरकारी बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। महोदय, खंड 2 तो एक से ही स्पष्ट है। खंड 3 कि जिला मुख्यालय भागलपुर से मिर्जा चौकी तक का निर्माणाधीन मार्ग पूरे होने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार भागलपुर की अनुशंसा के उपरांत विषयांकित मार्ग को अधिसूचित कर दिया जाएगा और तब इस पर सरकारी बसें चलाने की इजाजत दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा पीरपैंती मिर्जा चौकी है, झारखंड के बॉर्डर पर पड़ता है और इस रूट में लोकल ट्रेन भी बहुत नगण्य है और पूरे भागलपुर जिला में पीरपैंती सबसे अलग है कि पीरपैंती 2 NH का जंक्शन है, NH 80 और NH 133 वहां आकर के मिलती है और झारखंड बिहार सब तरह का वहां पर लोड होता है और ये बहुत ही अनिवार्य है और उत्तर काफी ही सकारात्मक है और संतुष्टजनक है। हम माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन हम माननीय मंत्री से बस इतना ही उम्मीद करना चाहते हैं कि जैसे ही
सड़कों का निर्माण हो जाए, एनएच का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, तो बसों का संचालन यथाशीघ्र हो जाए, सदन से आश्वासन मिल जाता तो काफी मुझे खुशी होती कि इसके बाद आप कर देंगे। माननीय मंत्री जी से बस हम इतना ही चाहते हैं। जी मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, इन्होंने तो जो हम कहा वही कह रहे हैं, और सरकार तो प्राथमिकता से उसकी मरम्मत करा रही है, उन्नयन का कार्य चल रहा है, उसके बाद सरकारी बस चलाई जाएगी। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अजय कुमार सिंह का क्या? माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। अरे आपका तो सवाले गायब हो गया था, तो जवाब खोज रहे हैं। महोदय, खंड 1 एवं 2, खंड 1 एवं 2 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3, वस्तु स्थिति यह है कि वित्त रहित महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21 नवंबर 2008 के अनुरूप परीक्षा फल आधारित अनुदान दिया जाता है, जिससे उनके वित्तीय दायित्वों का निर्वहन होता है। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से शिक्षक एवं गैर शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान होता है। साथ ही ये महाविद्यालय अन्य छात्र छात्राओं से फीस लेते हैं तथा इनके अन्य भी आंतरिक स्रोत हैं, जिससे शेष कार्य होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुदान की राशि से लोगों को भुगतान किया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप पास करने वाले के लिए आप देते हैं अनुदान, कम पास किया या बेसी पास किया उसके अनुरूप आप अनुदान देते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार का ये संकल्प है कि वित्त रहित या कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो भी हो, उसमें सरकारी संकल्प के अनुसार अनुसूचित जात जनजात के सभी बच्चे बच्चियों और अन्य वर्ग के बच्चियों की फीस नहीं ली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास और उन संस्थानों के पास जो वित्त रहित हैं, उनके पास और कौन सा आंतरिक स्रोत होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि आप या तो जो फीस नहीं लेते हैं उसका अंकेक्षण करवा करके उस सरकार उसको पैसा मुहैया करावे। एक और आप ये भी नियम बनाते हैं कि 70% जो है सो जो आय आती है उससे उन शिक्षकों को वेतन दिया जाए। इतना लंबा 30% जो है सो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो। या तो आप दीजिए या नहीं तो उनको कहिए कि फीस लें। ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए माननीय मंत्री जी। महोदय, बात वित्त रहित मतलब शिक्षा संस्थान जो है उनकी है। इनकी तो स्थापना ही इस शर्त के साथ की गई थी कि सरकार से कोई वित्त पोषण नहीं होगा। ये तो महोदय हम लोगों के सरकार और मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ कि नहीं साहब, वित्त रहित है, फिर भी कई सारे ऐसे संस्थानों की सूचना मिली कि शिक्षक भी बिना तनख्वाह के पढ़ा रहे हैं या बहुत मामूली मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वैसे शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को मदद करने के ख्याल से ये नई नीति बनाकर परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की व्यवस्था की है। और परीक्षा फल आधारित इसीलिए मतलब ये नीति बनाई गई है कि शिक्षक अध्यापन कार्य में अधिक से अधिक रुचि ले, क्योंकि जितना अच्छा नतीजा निकालेंगे, रिजल्ट देंगे, उतना पेमेंट होगा। इसलिए ऐसे संस्थान में जो सरकार का निर्णय है वो पहले की स्थिति से काफ़ी बेहतर है। और ऐसे में और जो कह रहे हैं कि जो उनके आंतरिक स्रोत से जो आमदनी होती है
उसमें भी 30% उनको देना है। और आपका ये सुझाव सही है और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इसमें सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि जो अनुदान परीक्षा फल आधारित सरकार देती है उसके लिए हम उसका ऑडिट अंकेक्षण तो कराते हैं, और आप जहां के खास जगह का दीजिएगा तो उसका अलग से करा दें। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। सर मैंने ये कहा, एक सेकंड, बड़ा विस्तार से जवाब दिया जाए बाबू, विस्तार से जवाब दिया। मैंने माननीय सदस्य ये कहा कि जो फीस नहीं ली जाती है उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। बोलिए श्याम बाबू प्रसाद जी। जवाब नहीं आया है महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय बुलाकी टोला महसी प्रखंड भूमिहीन विद्यालय है। विभागीय निर्देशानुसार वर्तमान में उक्त विद्यालय के कक्षा का संचालन पोषक क्षेत्र से लगभग 1.4 किलोमीटर दूर अवस्थित राजकीय मध्य विद्यालय भुरकुड़वा में हो रहा है। विद्यालय में कुल 150 छात्र छात्राएं नामांकित हैं एवं कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं। अब 10 डिसमल भूमि प्राप्त हो गई है और अगले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ भवन निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री जी को माननीय बहुत बहुत सदस्य श्री धन्यवाद। निरंजन कुमार मेहता जी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। निरंजन मेहता। हाँ, निरंजन कुमार मेहता जी। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संख्या 6 दिनांक 21/2/2022 को प्रस्ताव संख्या 2 में श्री अशोक कुमार रात्रि प्रहरी की सेवा का विस्तार दिनांक 31/3/2022 तक किया गया था, परंतु श्री कुमार विस्तारित सेवा अवधि में विद्यालय में कार्यरत नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्हें उक्त अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है। आवेदक श्री अशोक कुमार द्वारा मई 2019 से अब तक के वेतन भुगतान नहीं किए जाने हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा को परिवाद पत्र दिया गया था, जिसे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा भी अस्वीकृत किया जा चुका है। इनके माह जून 2028 से अप्रैल 2019 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है और माह जून से अप्रैल 2019 तक का लंबित मानदेय का अंतर बकाया राशि का भुगतान एक पक्ष के अंदर मतलब 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष अब तो सकारात्मक जवाब दिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट हम समय चाहेंगे और जब जानकारी नहीं देंगे वह गलत जवाब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाए। 15 दिन के अंदर बोले हैं। मेरा नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जरा प्रबंध कार्य समिति क्या है, क्या हम लोगों का महत्व स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है, जरा सा हमको 1 मिनट बोलने दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आदेश चाहेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वह जवाब महोदय मंत्री जी, हाँ सुन लीजिए माननीय मंत्री जी बोले। जो ऐसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर ये जवाब गलत है तो इस जवाब में क्या क्या गलत बातें हैं वो लिख के दें, हम किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराकर अगर गलत होगा तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अब मिल करके लिख कर दे दीजिएगा। बोलिए जरा सा 1 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दिया जाए। बोलने दीजिए। जब से निरंजन जी का बोलने दीजिए तक जब बोलने दीजिए ना, बोलिए निरंजन जी बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है
प्रबंध कारिणी समिति का अध्यक्ष विधायक होता है, या तो सरकार का भी निर्देश है और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। हम बिहारीगंज विधानसभा पर बोलेंगे, अन्य पर हम नहीं बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि जो जवाब आया है, रात्रि प्रहरी का आवेदन मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैंने रात्रि प्रहरी के मानदेय के भुगतान के लिए उसकी प्रबंध कारिणी की जो समिति की रजिस्टर कार्यवाही पंजी होती है, वह पंजी जवाब देगी, या हेडमास्टर धूर्त के तरह जवाब दिया है। इसके पहले मुरलीगंज में एपीसी विद्यालय है, रात्रि प्रहरी का पैसा नहीं मिला, मर गया रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का देहांत हो गया पैसा के, बीमारी के इलाज के बिना। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, जिस समय माननीय मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री महोदय थे, इनको भी हम लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के माननीय लिए। सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं भी यदि आप गलत होगा क्वेश्चन 27/6 उसका जवाब हम 27/6/22 को माननीय विजय बाबू को भी हम एक लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के लिए। इतनी अवहेलना हो रही है प्रबंध कारिणी समिति की, इतनी अवहेलना हो रही है कि प्रबंध कारिणी समिति से अगर हम लोगों को मुक्त करा दिया जाए वह बढ़िया है। और प्रबंध कारिणी समिति कोई महत्व नहीं देता है। करोड़ों की राशि है इस विद्यालय में, जो निर्देश हम लोग देते हैं, विद्यालय का छत ढह रहा है, सब कुछ ढह रहा है, मकान ध्वस्त हो रहा है, करोड़ों की राशि खर्च नहीं हो रही है। हमारे 15 विधानसभा में 15 जो पुराना हाई स्कूल है, एक स्कूल का मैंने मीटिंग किया है, निर्देशित किया है। करोड़ों की राशि अभी जमा है, कोई खर्च नहीं करता है। हम लोग की अवहेलना हो रही है। और विधायक के समय को वो लोग फालतू समझता है। इसलिए इस पर संज्ञान लिया जाए और हम लोगों के मान सम्मान को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बोल रहे हैं, बोल लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं और माननीय मंत्री जी का, सरकार का भी हम लोग जवाब सुने महोदय। यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितनी बात माननीय सदस्य ने रखा है, जो वो समय पर आते थे और ड्यूटी करते थे, और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के सर्टिफिकेट के बाद ये हेडमास्टर का सर्टिफिकेट का माननीय मंत्री जी उचित कहते हैं। और एक बिंदु नहीं, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जो भी निर्णय लेते हैं, ये 15 स्कूल का जिक्र किए, एक में अनुपालन प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जाता है और वरीय पदाधिकारी उस पर नहीं। इस पर महोदय एक सदन की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बिहार से ये मामला है, सभी हाई स्कूल से, जहां माननीय सदस्य का प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एक सदन की कमेटी बननी चाहिए। ये माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, ये एक सदस्य का नहीं है, ये मामला पूरे सदन के सभी सदस्यों का है और ये चिंता जायज है। जब आप एक विधायक को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्थिति क्या आज हो रही है, इस सवाल को निरंजन जी ने रखा है। एक हेडमास्टर का यह हिम्मत कैसे हुआ? मंजिल जी, ये आपको बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि विजय बाबू इसका जवाब दे, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मंजिल जी को बोलने दीजिए ना, मंजिल जी को बोलने। विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सरकार की नियमावली के तहत नाइट गार्ड की नियुक्ति की है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9,000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5,000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10,000 मिल रहा है। इस पे हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय बात कहें। और इस माननीय मंत्री जी अब जवाब महोदय इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का कोई टेंडरिंग नहीं है, पूरे मामले में कोई आरक्षण का प्रणाली लागू नहीं है, रोस्टर लागू नहीं है।
इस पे मंत्री जी जवाब दे दें। आउटसोर्सिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है जिसका जवाब दे महोदय, लेकिन अब माननीय सदस्यों द्वारा चयनित जो नाइट गार्ड है उनका तो अपमान हो रहा है, उनका तो अपमान हो रहा है। माननीय मंत्री जी, सरकार की नियमावली से हम लोगों ने किया था और एजेंसी से होगा 10,000 पेमेंट मिलेगा, हम करेंगे 5,000 पेमेंट मिलेगा। आग्रह ये है कि जो सदन की राय है और इसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल हैं, और हम ये जो ललित जी ने कहा उसके साथ होने के बावजूद मैं कहता हूं कि ये सिस्टमेटिकली जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है हर लेवल पे, उसका प्रतिलक्षण है जो हर डिपार्टमेंट में हो जाता है, और इस डिपार्टमेंट में हम लोग उसको फेस करते हैं। और ये जो सवाल है कि आउटसोर्सिंग के लिए 9,000 और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है और उसको 5,000 मिलता है, तो ये ठीक है, ये जो विसंगतियां हैं, इसको जवाब दिया जाए इसमें, और इसमें कमेटी बनाई जाए प्लीज। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्नाधीन मामला है, ये एक विद्यालय में एक जो कहिए कि ग्रुप डी सेवा के व्यक्ति रिटायर करते हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद वो एक्सटेंडेड पीरियड में, विस्तारित समय में वो उस विद्यालय में सेवा दिए कि नहीं दिए, मामला इस विवाद तक सीमित है इस प्रश्न के अंतर्गत। अब इसमें आउटसोर्सिंग का मामला, आरक्षण पालन करने का मामला, ये तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि आखिर विद्यालयों के अध्ययन अध्यापन कार्य में जो हमारे माननीय विधायक गण हैं उनका भी असर देख रेख रहे, इसी विचार के तहत तो सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है। और हमने पहले ही कहा है कि अगर मामला किसकी इज्जत या कौन गड़बड़ कौन सही है इसका नहीं है, मामला ये है कि वो विस्तारित सेवा में विद्यालय में सेवा दे रहे थे कि नहीं, मात्र इतने का इसमें विवाद है। और हमने कहा कि जिस वरीय अधिकारी से कहे हम जांच करा देते हैं, और अगर वो सेवा में थे तो सरकार उनका भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसलिए इसमें कहाँ कोई इतना मैंने रोस्टर आउटसोर्सिंग कहाँ की बात आ गई इसमें। माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी, एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा ना माननीय सदस्य पर, बोलिए। माननीय मंत्री खेल विभाग। एक आदमी बोलिए। उपाध्यक्ष महोदय, बैठना चाहिए, पहले बैठ जाइए। आवाज उपाध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए सरकार। जब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य संतुष्ट है महोदय, तो माननीय विपक्ष के जो विधायक है उनको इसमें क्या मतलब है? बहुत महोदय, ये बात सही है कि माननीय विधायक ने जो सवाल खड़ा किया महोदय, और उन्होंने जो पत्र लिखा महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू थे महोदय। अगर उस समय एक्शन लिए होते तो आज माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होती महोदय। ये माननीय सदस्य लोग जो खड़े हैं महोदय, चंद्रशेखर बाबू को अगर अच्छा सुझाव देते तो आज शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती महोदय। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, इसलिए आगे सदन की कार्यवाही चले दीजिए। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है, उसको उत्तरित होने दीजिए। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सदस्यों की भावना देखते हुए इस पर गंभीरता से अपना विभाग से बात करेंगे। श्रीमती भागीरथी देवी, पूछती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से सकारात्मक है और खंड 2 उत्तर असकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के महारानी जानकी कुंवर उच्च विद्यालय चमुआ में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृति संकल्प 734 दिनांक 23/8/2010 को दी जा चुकी है और इसको पूर्ण कर लिया गया है। कि सर बनवा दिया जाए। सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, चूंकि आप लोग जो पूरक प्रश्न उठाए हैं वह मूल प्रश्न के संबंध में नहीं है, इसलिए मूल प्रश्न में नहीं है ये। अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न को आगे बढ़ने दें। माननीय सदस्य श्री अरुणशंकर प्रसाद। उपाध्यक्ष महोदय, हाँ, उत्तर सन्निहित है। पूरक पूछिए, पूरक उत्तर प्राप्त है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपको उत्तर दिया है वो कहीं न कहीं गुमराह किया है, और मैं विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि 2-3 बात इसमें जो उल्लेखित किया है वो अत्यंत ही गलत है। एक तो जिनकी बहाली की गई है रिंकू देवी की, वो सिंधुजा शंकर ठाकुर का होना चाहिए था। उसके बदले में वार्ड नंबर 10 में वार्ड नंबर 11 से लाकर सेविका का चयन कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार का जो नियम है उसके अनुकूल नहीं है। ये बहाली नियमानुकूल नहीं होने के कारण मैं उसके पक्ष में प्रमाण देना चाहूंगा महोदय कि वहां ग्राम पंचायत चुनाव 2020-2010 के मतदाता सूची का अवलोकन करवाया जाए और इस संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किए जाए महोदय। मैं प्रश्न को चुनौती देता हूं कि उत्तर गलत आया है और जांच अधिकारी नियुक्त करके इस बात की जांच कराई जाए कि जिस रिंकू देवी को प्रमाण पत्र आवासीय निर्गत कराया गया है, आवासीय प्रमाण पत्र महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्गत करते हैं, और इस प्रश्न में बताया गया है कि अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। महोदय, ये विसंगतियां हैं कि जब सरकार आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को रखे हुए है, तो अंचला अधिकारी ने किस परिस्थिति में गलत प्रमाण पत्र दे दिया। और माननीय मंत्री, दूसरा है कि उसके सास ससुर का नाम जिस वार्ड में होगा वही वार्ड मान्य होता है, जबकि उसके सास ससुर का नाम भाग संख्या 88, 85, 86, 87 पर दर्ज है, गृह संख्या 39 में दर्ज है, जो वार्ड नंबर 11 में है, और 11 के लोगों को 10 में चयनित करके जबरदस्ती अधिकारी रखे हुए हैं। उन अधिकारियों पर क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करवाएंगे? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, उसके उत्तर स्पष्ट रूप से इनको हस्तगत कराया गया महोदय, और उसमें 2-3 बात की चर्चा खुद माननीय सदस्य कर रहे हैं महोदय, और सरकार के जवाब को चुनौती भी दे रहे हैं। इसमें उम्र की सीमा महोदय 18 से 40 साल की है महोदय, और जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है महोदय, ये सिंधुजा शंकर ठाकुर जी का पति उदय शंकर ठाकुर जी का जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है महोदय, उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष से ज़्यादा है महोदय, नंबर 1। नंबर 2 महोदय, ये जो प्रमाण पत्र है महोदय, ये उसके अनुसार इनकी नियुक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं है महोदय। जहाँ तक वार्ड नंबर 11 के रिंकू देवी का घर 11 में बताया जा रहा है महोदय,
अंचलाधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसको भी उन्होंने चुनौती दी है महोदय। मैं सरकार के वरीय अधिकारी से इसकी जांच 15 दिन के अंदर कराएंगे महोदय। अगर जांच में गलत पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सिर्फ उनका नियुक्ति ही रद्द नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध जो अधिकारी ने ये प्रमाण पत्र दिया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे महोदय। माननीय सदस्य सकारात्मक जवाब है, इससे अच्छा बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी का एक बिंदु पर और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अपने प्रश्न के माध्यम से। वो बिंदु है महोदय, सेविका को 10 वर्षों की छूट दी जाती है जो नौकरी में पहले से है, तो ये सहायिका भी पूर्व से नौकरी में थी, उसको जो छूट मिलनी चाहिए उम्र सीमा में वो भी उसको नहीं दिया गया है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 40 वर्ष से अधिक का उम्र हो गया। यदि उसके अनुभव के आधार पर उसके उम्र सीमा की छूट अगर सहायिका को मिलनी चाहिए तो उसके आधार पर वो उम्र सीमा भी वैध है महोदय। और बिल्कुल इसकी जांच जिलाधिकारी से कराकर 15 दिनों में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कह रहे हैं जांच कराएंगे, माननीय मंत्री जी मधुबनी के जिलाधिकारी या डीडीसी से इसकी जांच करा दें। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने जांच की बात कही है महोदय, तो जांच हर पहलू पर होगा, एक बिंदु पर जांच नहीं होगी। जितने बिंदु जांच के होंगे सभी बिंदुओं पर जांच होगी और जांच के बाद फलाफल आएगा महोदय। और जो इसमें दोषी होंगे कोई कीमत पर वो बचने वाले नहीं। माननीय सदस्यगण, आप लोग जांच कराने के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की भावना को माननीय मंत्री जी के आसन के द्वारा बताया गया है और गंभीरता पूर्वक विचार करके आप लोग की भावना है उसको कद्र किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब, हो जाएगा। माननीय सदस्य यूसुफ सलाउद्दीन, क्या करूं? मैं पूछता हूं, देखिए अब हम तो अपना रूलिंग दे दिए हैं, आप लोग नहीं चाहिएगा सभा कार्रवाई नहीं चले तो उसका लिए हमको आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना। हमने आपकी भावना को आसन से माननीय मंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए कहे तो इस तरह स्पष्ट क्या होगा? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43-30/8/2013 अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर की स्थापना हेतु 5,46,58,505 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। जिला समाहर्ता सहरसा के से जो पत्र प्राप्त हुआ है कि अब इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.5 एकड़ की भूमि उपलब्ध हो गई है। डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर के भवन निर्माण हेतु अब शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम पटना को द्वारा पुनः प्राक्कलन बनाया गया है, जिसके स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य, बहुत ही सकारात्मक जवाब है आपका। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह।
जाइए। आपकी भावना से सरकार अवगत हो गई है। बैठिए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ललित बाबू बैठिए, वीरेंद्र बाबू बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, हो गया, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन जो उत्तर दिया गया है मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को अधिकारियों ने गुमराह किया और यह उत्तर सदन में रखा गया। इसलिए महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि कमेटी के सेफ्टी कमेटी के सिफारिश के बाद महोदय अपने 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 जगह पर स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, सेफ्टी कमेटी के सिफारिश के बाद 21 जुलाई को राज्य सरकार से सुझाव मांगा गया था, जो 4 अगस्त को राज्य सरकार ने सुझाव दे दिया। महोदय, 4 अगस्त के सुझाव, राज्य सरकार के सुझाव देने के बाद भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया है। अब मैं जानना चाहता हूं महोदय कि अब राज्य सरकार कौन सा दूसरा और अंतिम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है, जबकि उसके बाद का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी नोटिफिकेशन के आलोक में अन्य राज्यों में यह नियम लागू है कि अब टेक्निकल ही और एमबीए होंगे, एमबीआई होंगे और डीटीओ होंगे, यह अन्य राज्यों में लागू है और यहाँ ने उसके कई फायदे हैं, सरकार यह जानती है। ठीक है, इसके बाद भी इसमें विलंब क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। महोदय, हमने उत्तर में बताया है कि ये जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उस पर बिहार सरकार ने अपनी टिप्पणी दे दी है भारत सरकार को, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय करके अधिसूचना जारी नहीं हुई है। और हमने सदस्य माननीय को कहा है कि अगर भारत सरकार अधिसूचना जारी कर देगी, निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। सकारात्मक जवाब है। माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और जिला अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है कि भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाए, परंतु एक सवाल इस जवाब में ही छुपा हुआ है। इस जवाब में लिखा गया है कि 13वीं वित्त में इस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए राशि आई थी, उपलब्ध कराई गई थी, परंतु ये कार्य पूरा नहीं कराया गया। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि पोषक क्षेत्र में समुचित स्थल नहीं रहने के कारण पूर्व की सेविका द्वारा ये केंद्र संचालित था। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये केंद्र का भवन निर्माण पूरा कराने के जो सरकार की सोच है वो इस 15वीं वित्त की राशि से पूरा की जाएगी? हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह जी का जो प्रश्न है महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है महोदय। इसके उत्तर हमने दिया है महोदय। निश्चित रूप से जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी किया गया महोदय कि ये जल्द से जल्द अधूरे भवन का कार्य पूरा करा दे महोदय, ये निर्देश दिया गया है और इसको समय सीमा के अंदर हम इसको पूरा कराएंगे, जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री यह बता दे कि क्या ये दोनों बात जो अलग अलग लिखी गई है कि एक तरफ सरकार द्वारा राशि भी आई, दूसरी तरफ पोषक क्षेत्र में समुचित स्थल नहीं है, तो क्या ये कारण आगे जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं सामने आएगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है महोदय कि जिस आंगनबाड़ी सेविका, जिस आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया महोदय, और वो भवन अधूरा है, 13वीं वित्त की राशि से जो काम हो रहा था महोदय वो अधूरा है और वहाँ पर पहले से जो कार्यरत सहायिका थी महोदय उसका निधन हो गया, लेकिन निधन के पूर्व
उन्होंने अधूरे भवन को करकट से चार करके उसका में काम चला रही थी महोदय। अभी भी उसी तरह से काम चल रहा है महोदय, और मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि ये करकट की जगह 13वीं वित्त की राशि से उसको जल्द से जल्द पूरा करा दें। ठीक है सर। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। महोदय अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अपने माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री सत्यदेव राम जी, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आय व्यय का उपस्थापना एवं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद तथा सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) एवं नियम 6(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाएं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू अग्रवाल जी। महोदय, गया जिला अंतर्गत नगर परिषद सरघाटी के जीटी रोड स्थित प्रोफेसर विजय शंकर राय महिला महाविद्यालय से इंदिरा नगर होते हुए हटिया मोहल्ला मोड़ तक सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह जी। +2 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की 2018 से हुई बहाली को अस्थायी समायोजन करने एवं अरवल के अतिथि शिक्षकों के 8 माह का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह जी। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के योजनानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसके कारण वर्षों से विभाग को सेवा दे रहे मीटर रीडर बेरोजगार हो जाएंगे। उनके नौकरी के लिए मैं सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी 60 की जगह पर 50 वर्ष वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा लागू करने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह जी। माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड के बेलवा राय खास चौवर से लेकर मझरिया के पास धनौती नदी तक जल निकासी पानी जाम हो जाने से 2 पंचायतों को हजारों एकड़ जमीन जल जमाव होने के कारण फसल विहीन हो गई है। सरकार से मांग करता हूं कि पानी का उड़ाई करावे। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के
जंगल किनारे के गांवों के किसानों की तैयार गन्ना फसल भालू, बंदर, सुअर, सियार काफी नुकसान कर रहे हैं। अतः यथाशीघ्र उस क्षेत्र के किसानों की गन्ना फसल चीनी मिलों में आपूर्ति कराने की व्यवस्था करने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, ये एक गंभीर समस्या है और जितने जंगल के किनारे के गांव हैं वहां का गन्ना सप्लाई चीनी। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव, माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड में प्रधानमंत्री सड़क बासोपट्टी से बलाट के बीच बछराजा नदी पर घोड़बंकी के पास स्क्रू पाइल्स पुल क्षतिग्रस्त होने से जान माल का खतरा बना रहता है। शीघ्र क्षतिग्रस्त पुल की जगह आरसीसी पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं महोदय। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी, माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह, माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू, माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, उपाध्यक्ष महोदय, सिवान जिले के दरौदा के समान विग्रह गांव में दिनांक 10/2/24 को भाजपा संरक्षित सामंती अपराधियों द्वारा दलितों पर किए गए जानलेवा हमले, जिसमें महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उक्त घटना में सम्मिलित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी का मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, भाजपा संरक्षित है तो नहीं कहा जाएगा। निकल जाएगा। भाजपा संरक्षित है तो नहीं कहा जाएगा। निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और संसदीय भाषा को प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, सौरभ जी, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी छीनने की विभागीय सिफारिश, ऑनलाइन परीक्षा तथा जबरन अन्य जिलों में स्थानांतरण की नीति वापस ली जाए। सभी नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन कर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सुश्री श्रेयसी सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहट प्रखंड के डाढ़ा पंचायत के डाढ़ा गांव में दुर्गा मंदिर से पमैया होते हुए गादी कटौना मुख्य मार्ग तक नकटी नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत सिंघिया में किसानों के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि में जल जमाव होने से किसानों की खेती नहीं हो पाती है। जल निकासी हेतु नहर का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवाने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती रश्मि वर्मा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद के सभी वार्डों में सुरक्षा दृष्टिकोण से अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन की अति आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से नरकटियागंज नगर परिषद के सभी वार्डों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर 0 माइल से कहलगांव होते हुए मिर्जा चौकी तक NH80 का निर्माण कार्य काफी धीमी गति एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे निर्माण निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा। अतः उक्त सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर उचित कार्रवाई
करने की सरकार से मांग करता हूं। ठीक, शून्यकाल समाप्त हुए। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, इनका जो उचित मांग है मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाए। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित सीमांत जिलों में आदिवासी समाज बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। पूर्णिया में आदिवासी समाज के लोग प्रत्येक वर्ष शहरुल महोत्सव मनाते हैं, जिसमें आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शरीक होने आते हैं। पूर्णिया में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस शहरुल महोत्सव आम जनों की भागीदारी से मनाई जाती है, जिसमें संसाधन के अभाव में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है। उक्त कार्यक्रम की भव्यता एवं जनजाति समाज की भागीदारी को देखते हुए शहरुल महोत्सव को सरकारी स्तर पर अन्य महोत्सव की तरह पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है। अतः आदिवासी समाज के लोगों की भावना के अनुरूप कार्यक्रम की भव्यता एवं हजारों लोगों की भागीदारी को देखते हुए शहरुल महोत्सव को पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य विजय खेमका के द्वारा शहरुल महोत्सव के आयोजन के लिए महोदय उन्होंने जो ध्यानाकर्षण लाया है महोदय, इस संदर्भ में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 628 दिनांक 13/2/2024 द्वारा पूर्णिया जिला अंतर्गत शहरुल महोत्सव के आयोजन हेतु 10 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, नई सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, और विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम किया, और बिहार में जो वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जनजाति हैं, जिसका कि ये त्यौहार बहुत पवित्र त्यौहार है और प्रकृति पूजन का त्यौहार है, जो बसंत ऋतु से शुरू होता है, और इसको देखते हुए सरकार ने इसको राजकीय दर्जा दिया, महोत्सव मनाने का जो है निर्णय किया है और राशि भी आवंटित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री अच्युत ऋषिदेव अपनी सूचना को पढ़ें। उपाध्यक्ष महोदय, अररिया जिला रानीगंज प्रखंड के गुणमती पंचायत के वार्ड नंबर 3 एवं 7 में बैसेठी माइनर से पुराना पोखर होते हुए पहुंसरा पंचायत के रानीबाड़ी संथाली टोला तक सड़क का पक्कीकरण नहीं है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लगभग 1000 परिवारों के बरसात में रानीबाड़ी से गुणमती आने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस सड़क में 3 जगह कलभट की जरूरत है, जिसमें पहला पुराना पोखर से पूर्व और नहर से पश्चिम में, दूसरा परमाणु राय के जमीन खाता नंबर 303 और खेसरा नंबर 2389 के पास तथा तीसरा कोचाधार में यह सड़क गुणमती तथा पहुंसरा 2 पंचायत को जोड़ता है। अतः उक्त वर्णित सड़क का पक्कीकरण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अच्युत ऋषिदेव जी के ध्यान आकर्षण सूचना के संबंध में महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि यह ध्यान आकर्षित पथ अलाइनमेंट में अवस्थित रानीबाड़ी संथाली टोला को संपर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावट के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है, जिसका सर्वे आईडी संख्या 66351 है। तदनुसार समीक्षोपरांत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति नहीं है ना। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्य मंत्रा के बारे में बोल दिए थे।